नंबर 6 ट्रेजेडी बन चुका था। वो दीवाना वार तोड़ते उससे तकदीर से जंग लड़ते हुए वहाँ आया था। गीले रास्तों पे वो कितनी बार गिरा था उससे गिनती भूल गई थी। उसकी आंखें नीम दीवाना सी थीं और चेहरे पे मर्दानी छाई थी। उसकी निगाह मोबाइल पे पड़ी लोकेशन का सब नुकता उसे मंजिल की नवीद सुना रहा था। मेरी कहीं देखना नहीं चाहता था लेकिन उसे देखना पड़ रहा था। वो आगे आया, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और उससे अगला कदम वो नहीं उठा सका। उसका दिल धक से रह गया था। उसकी सारी दुनिया गोल-गोल घूमने लगी थी। वो साँस नहीं ले पा रहा था। मौत तो आज़ाद करती है यार। तुम देखना, जिस दिन मैं मर गया, मैं उस दिन ज़िंदगी में पहली बार वाक़ई होश होऊँगा। बरसों पहले कही गई उसकी बात समातों के पर्दे से टकरा रही थी और वो यकटक खून के उस सैलाब को देख रहा था जिसके साथ बड़े से पत्थर पे गैस का मोबाइल पड़ा था। वो हाथ टॉर्च भी जिस पे अंग्रेजी का हुर्फ क्यू लिखा था। मेरी बिना सांस लिए पलक झपके बगैर वहीं देख रहा था कि किसी और का खून भी हो सकता है। दिमाग ने तावील पेश की। मुझे मत छोड़ो मेहदी, मैं अकेला हो जाऊँगा। उसे सर झटका, दिल मजबूत किया। वो ऐसे थोड़ी जा सकता है। मैं तुम्हें मिस करूँगा मेहदी, मेरे लिए दायमी आग है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम सज़ा दे दो, छोड़ो मत। उससे गीली पड़ती आंखें साफ की, चेहरे पे हाथ फेरा। वो आवाज़ें, वो पासकश, वो यहीं कहीं होगा। उसे यकीन था, कोई कह दे वो जा रहा है तो वो चला थोड़ी जाता है। ऐसा कहाँ होता है। तुम ये मत समझना कि कातिल भाग गया है, मैं यही हूँ मेहदी सरवर कम्बीर। अब से आती आवाज़ पे वो आहिस्ते से मुड़ा। पराग हनीफ उसके सामने खड़ा था। आंखें गुलाबी हो रही थीं, मुंह से शराब की बू आ रही थी। हमारे यहाँ कत्ल ताकत का इज़हार होते हैं। मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, पूरी 4 गोलियां। उसने मेरे सामने दम दिया है। मैं तुम्हारे सामने हूं, अब करो जो करना है। मेरी को उसका चेहरा किसी पागल कुत्ते जैसा दिखाई दिया जो बस भौंक रहा था। उसकी जुबान निकली हुई थी, मुंह से राल टपक रही थी। यूं लगता था जैसे वो अभी किसी वजूद को भंभोड़ कर आया हो। सितम ये था कि वो वजूद मेरी गंभीर के अजीज का था। मेरा भाई कहाँ है? उसे लगा उसके अलग से बामुश्किल आवाज़ निकली। जिस्म का रुआं-रुआं लरज़ रहा था। गैस कहाँ है बराक? उसकी आंखें बह रही थीं, आवाज़ सिशना थी। उसे कुछ नहीं हो सकता, कहाँ है वो? यहाँ मैंने। उससे अगले अल्फाज उसके हलक में ही घुट कर रह गए, क्योंकि वहाँ खून के तैलाब के अलावा कुछ नहीं था। वहाँ कोई नश नहीं थी, कोई जिस्म नहीं। बराक हनीफ का दिमाग भग से उड़ा। अगले चंद लम्हे वो जैसे अपनी जगह से हिल भी न सका। वो यहाँ था, मैंने उसे यहीं मारा था। उससे खून की जानिब इशारा किया। फिर वो तेज़ी से चलता हुआ उसी तरफ आया। मेरी एक कदम भी नहीं उठा सका। अगर वो वहाँ हुआ तो ये सोच भी उसकी आज़ाद जामिद कर देने को काफ़ी थी। उसका सारा वजूद सलसलों की सद में था। मैंने उसे यहीं मारा है, बिल्कुल यहीं पे। ये देखो, ये खून, ये मोबाइल, उसकी गन सब यहीं है। मैंने उसे 4 गोलियां मारी हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो बच गया हो। वो चिल्लाते हुए उसे अपनी बात का यकीन दिला रहा था। आंखें धुंधला रही थीं। उसकी हालत उस बादशाह की जैसी थी जिसे जंग जीतने के बाद हाथ में कांसा थमा दिया था। वो कांसा जिससे भीख मिलना ममनू था। मुझे वहां से किसी इंसान की आवाज़ आई। मैं सिर्फ देखने गया था कि शायद गैस का कोई गार्ड हो। मैं 2 मिनट में वापस आया हूँ और ये। सिपह सलार की वो तलवार गायब थी जिससे वो जंग जीत कर आया था। भरे मजमे में जैसे उसके सीने की जरा किसी ने खींच कर उतारी थी और अब वो भरना था। वो यहाँ से कहीं कैसे जा सकता है? मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। मेरी अब तक शल और साकित था। कोई उसके भाई को कत्ल करके इस बात पे अफसरदा था कि लाश गायब है। सुनौते जिस्म के साथ वो नीचे बैठ गया। दोनों बाजू अपने गिर फैला दिए। किसी डरे सहमे हुए बच्चे की तरह वो उस खून को देख रहा था। खून की कोई बू नहीं होती, लेकिन इंसान पहचान लेता है वो अपना है या गैर। ये उसी का खून था, वो जानता था। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा मेहदी। वो दोनों एक छोटे से ढाबे पे चारपाइयों पे बैठे थे। गैस चाय पी रहा था। असगर उससे कुछ कह रहा था। मेहदी बेजार और सपाट चेहरे से उसकी बात सुन रहा था। वो उस हंसी को दोबारा कब सुनेगा। वो मर गया था। मैंने उसे मरते हुए देखा है। मेहदी, वो मेरी आंखों के सामने मरा था। मैंने उसे मारा भी था। मैं, ओ खुदाया, वो यहाँ से कहीं कैसे जा सकता है? बराक हनूस किसी दीवाने किद की तरह बाल हाथों में लिए नोच रहा था। मुर्दार से उसका गोश्त खो गया था।
दीवानगी लाजिम थी। तुम रुक नहीं सकते यार, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे अकेला मत करो, मैं तुम्हारे बगैर अकेला हो जाऊंगा। कॉफ़ी के गरम-गरम कप हाथ में लिए वो एक दूसरे के कंधे से कंधा जोड़े बारिश को बरसते हुए देख रहे थे। आसमान से पिघल कर गिरते हुए वो कतरे उनके दिलों पे जमी बर्फ पिघलाने से कासे थे। क्या मतलब, वो अब कभी उसके साथ नहीं बैठ सकेगा? मत जाओ यार, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, गंभीर महल तो मुझे काट खाएगा। उसकी आवाज़ अब वो क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? उसका वजूद, वो कहाँ गायब था? वो ऐसे कैसे जा सकता है? वो ऐसे कैसे कहाँ? अपने सीने पे वो अब भी उसका लम्स महसूस कर सकता था, यानी वो आखिरी अलविदा था, और मेहदी उससे गले भी नहीं लगा सका। ये तो गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। ज़िंदगी पे तो कोई रिवाइंड बटन भी नहीं होता। वो कैसे अपने गैस को वापस लाएगा? किस दीवार में सर मारे, किस ज़मीन से पनाह मांगे? मेरी मेरी बात सुनो, वो बिल्कुल यही था। यकदम जैसे उसे होश आया हो, वो उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे उसके हक में पुलिस की भारी नफरी आने लगी। भारी बूटों की धमक, स्पीकर पे होता ऐलान, और मेहदी का सारा ध्यान बस उस आदमी में था जिसका चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। मेहदी उसके सामने आकर खड़ा हुआ, काली आंखें, बेतासुर चेहरा। मेरा भाई कहाँ है बराक? उससे बेचैनी आवाज़ से पूछा। चेहरे पे हंसियानी कैफियत थी। यही वो लम्हा था जब फूले तनफुस वाली सीनियर हाकिम भी वहां पहुंची थी। मैंने मैंने यही मारा था, वो यही था, वो यहां से कैसे जा सकता है? तुमने मेरे भाई को मारा। पराग ने उससे कंधे पे हाथ रखा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत उतरी। उसने मेरी माँ को मारा है और वो कातिल है। तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं पता, वो एक दरिंदा है। तुम समझ रहे हो, उसने मेरी माँ को मारा है। तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को थप्पड़ कैसे मारा? वो पूरी कुव्वत से घुराया। मेरी नहीं था, ये उसके अंदर का गंभीर था। ये वो खसलत थी जो उसे विरसे में मिली थी। बराक तो बराक, उसके हक में खड़ी सीनिया के कानों में पड़ने वाला ये जुमला उसे हौला गया। वो अभी अभी यहाँ पहुंची थी, सांस फूला हुआ था, आंखें दहशतनाक अंदाज से फटी फटी थी। उसकी जरूरत कैसे हुई कि वो मेरे भाई पे हाथ उठाए? मारगला की पहाड़ी ने ससाया सर झटका। कौन कहता है खून और खसलत असर नहीं रखती? उसने मेरे बाप को मारा। वो बराक जैसे कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। तुम्हारा बाप इसी लायक था। मेहदी की आवाज़ गैर इंसानी थी। उसने मेरी गैरत पे खुर्फ उठाया था। उसने मुझे उसके अगले अल्फाज उसके हलक में कहीं दबा देने वाला मेहदी था। वो नीचे झुका और लोहे की वो टॉर्च उठाकर पराग के मुंह पे दे मारी, इतनी जोर से कि वो हिल कर रह गया। एक चीख बेसाख्ता उसके लहू से बरामद हुई। उस पे जुनून सवार था। पराग ने सीधा होने की कोशिश की जब मेहदी ने एक और बार टॉर्च उसके मुंह पे दे मारी, फिर सर में, सीने पे, पेट में, और अगले ही लम्हे वो उसे नीचे गिराए, पूरी तरह उस पे काबिज था। उससे टॉर्च कहीं दूर फेंक दी थी। पराग के हाथ से पिस्तौल लेकर वह पिस्तौल का दस्ता उसके सर पे मारे जा रहा था। पराग की चीखें, कराहें, इल्तिजा, हर शय दब रही थी। मेरी गंभीर भी कोई जुनूनदारी था। वो जानवरों की तरह अंधाधुंध उसे मार रहा था, ऐसे जैसे सामने वाला इंसान ही ना हो। पिस्तौल हाथ से छूटी तो वो पत्थर उठाकर उसे मारे गया। जीनिया बेयकीनी से उसे देख रही थी। पुलिस के सायरन, आवाज़ें आसपास थी, वो उन्हें ढूंढ रहे थे। मेरा भाई कहाँ है? वो हलक के पल घुर्राया। मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर बताओ, मेरा भाई कहाँ है? वो मर नहीं सकता। तुम जैसा कम नस्ल आदमी उसे मार नहीं सकता। मेरा भाई कहाँ है? मैं तुम्हें यहीं इसी धरती में जिंदा गाड़ दूंगा अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा भाई कहाँ है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम उसे मारो, ये जुर्रत है तुम्हारी? वो मर जाएगा मेहदी। जीनिया ने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखा जिससे वो झटक गया। वो सहम कर पीछे हुई, बेयकीनी अब शौक में बदल गई थी। अब्दुल्ला सामान की तनसी हंसी कहीं आसपास महसूस हुई। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मेरे भाई पे पिस्तौल उठाई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बराक। उससे पिस्तौल बराग की गर्दन पे रखी। वो पूरी तरह उस पे काबिज था, क्योंकि उसके नीचे दबा बराग बामुश्किल सांस ले पा रहा था। इसका चेहरा पूरी तरह मसीह हो चुका था। उससे मुसम्मत की ताकत भी बाकी नहीं बची थी। मेरे ने ट्रिगर दबाया और यके बाद दीगरे कई फायर एक साथ किए। सीनियर साकिन और सुनसी खड़ी रही। वो इस शख्स को नहीं जानते थे। ये तो गैर था, मेरी गंभीर गैस के लिए कत्ल करने जा रहा था।
और वो कर सकता था। ये सीनियर के वहमो गुमान में भी नहीं था। सच शुक्र कि पिस्तौल खाली थी, मगर ये खाली पिस्तौल उसके जुनून में इजाफा कर गई। कहाँ है मेरा भाई? वो एक बार फिर उठ रहा, बराक पे बेहोशी तारी हो गई थी। नाक कान से खून बह रहा था, आँख के नीचे गहरा जख्म बन गया था और उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। वो अगले कई माह उस मसीह चेहरे के साथ रहने वाला था। उसे इल्म हुआ, मेहदी प्लीज़ बस करो, वो मर जाएगा। उसके कंधे पे हाथ रखे सीने ने एक बार फिर उसे होश दिलाना चाहा। ये देखो, वो यहाँ से गिर सकता है, वो गिर गया होगा। वो ज़रा सा आगे को होकर उसे खून के करीब बड़े पत्थरों की तरफ इशारा कर रही थी। यहाँ जगह ख़त्म है, उसके बाद ख़त ख़त्म है, वो गिर सकता है मेहदी, प्लीज़ यहाँ देखो। वो बाराक को वहीं छोड़ पिस्तौल उसी तरह हाथ में लिए मुतवाहिश सा आगे आया। खून के करीब, बिल्कुल करीब, ज़मीनी हद ख़त्म थी और गहरी खाई शुरू। एक ऐसी ही खाई उसके दिल में बन गई, जिसमें इस वक़्त उससे क्या-क्या दफ़न किया उसे अंदाज़ा नहीं था। उसके बस में होता, वो वक़्त को पीछे ले जाता। जिस वजूद ने उससे गले लगाया था, वो उसे सीने से लगाए रखता, मगर ये मुमकिन नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था और सीधा मेहदी के सीने में आकर बेबस हुआ था। वो यहाँ से गिर भी सकता है। और गिरकर सीनिया ने एकदम मुहतात निगाह उस पे डाली। हो सकता है बराक सच कह रहा हो सकता है वो अब नहीं रहा हो। वो यहाँ से गिरा होगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होगा। वो मरा नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हुआ। खाली खोखले लहजे में जवाब दिया। वो जिन नज़रों से उस खाई को देख रहा था, वो जिससा बराक हनीफ को मार कर आया था, वो इस वक्त उसके चेहरे पे जो था, जीनिया को यकीन हुआ कि कैस गंभीर किसी इंसान का नहीं, बल्कि वो जीनिया हाकिम की फैंटेसीज का कत्ल कर चुका है। आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला, ये उसे इल्हाम हुआ था। खेल का फैसला नहीं आया था, लेकिन वो जंग हार गई थी। रात से आधी रात और आधी रात से सुबह के पूप फूटने में उस रात सदियां गुजर गई थीं। मेहदी गंभीर एक बड़े से पत्थर पे बैठा था। उसके चेहरे की रंगत निचुड़ चुकी थी। वो इस वक्त चुपचाप बैठा था। सफ़ेद शर्ट पे कीचड़ और खून के धब्बे थे। हालत बिगड़ी हुई थी। उसे देखकर उस पे बस तरस ही आ रहा था। उसका दिमाग शल था, मगर उसके सामने बैठी सीनिया हाकिम रात के वो पल याद कर रही थी, जब वो जुनून की हद पार कर गया था। उसके ज़हन में मंज़र किसी वीडियो की तरह चल रहे थे, किसी रील में भरी वीडियो जो सागिन थी। उंगली दबाकर चलने का हुक्म सुनाओ तो मंज़र उभर-उभर कर आ रहे थे। पहला मंज़र वो था, जिसमें स्याह शर्ट पैंट वाला वरियाम बेग और फ़ैनल शर्ट के साथ जीन्स वाली स्नोबर मेहदी के सामने खड़े थे। आसपास फोरेंसिक और सर्च टीम्स अपना काम करती नजर आ रही थीं। मेहदी पुरुमीद नजरों से उन्हें देख रहा था, लेकिन वरियाम तासुब से सर हिलाकर रह गया। कम्बीर साहब, इस जगह पहले ही बहुत हादसे हो चुके हैं। यहाँ तक कि इस हादसे की तरफ आना तो बिल्कुल मना था। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और मैं बहुत अफसोस से आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सबूत हमें मिले हैं, उनके मुताबिक वो यहाँ से नीचे गिरा है। मेहदी के दिल को धक्का लगा। वो आंखों में शौक लिए पीछे हुआ। गर्दन में कान के अंदाज से नफ़ी में हिल रही थी। वो इस जिंदगी में मान ही नहीं सकता था कि उससे अपने भाई को अकेला छोड़ा और वो मर गया। झूठ है, सब बकवास। उससे कुछ नहीं हुआ है। वो यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो। मेरी सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उस सिमत इशारा कर रहा था जहाँ खून जमा था। ये झूठ है। तुम ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। उसका नंबर ट्रेस करो, पुलिस से कहो उसे ढूंढे। ये सब बकवास है। वो पीछे होता जा रहा था। गर्दन नफ़ी में हिलती रही। रात गुजरती रही, बेचैनी बढ़ती रही। परियाम उसे मज़ीद कुछ बता रहा था, लेकिन वो उसी ज़िद पे अड़ा रहा। इस वक्त कोई उसे चाय का कप थमा रहा था। मुसलसल 6 घंटों से काम करती रेस्क्यू टीम और सर्च ऑपरेशन के लिए आए गए अफराद के चेहरों पे शिकस्त देखी जा सकती थी। माजबीन मुख्तार अभी थोड़ी देर पहले पहुंची थी और पुलिस अफसरान पे रोब जमा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, आवाज़ बुलंद, चेहरा रोया रोया। मेरी सपाट नजरों से उसी तरफ देख रहा था जहाँ खून के गिर्द सत पट्टियाँ लगाई गई थीं। चौक के दायरे थे। चंद घंटों के अंदर अंदर उसका भाई बॉडी बन चुका था। चंद घंटों में वो कैस सही मकतूल था। चंद ही घंटों में उसके ताल्लुकात मुर्सा बन गए थे। उस पहर उसकी आंखें पथराई हुई थीं, लेकिन उन आंखों की वहशत का किस्सा अभी ताज़ा था। सीने ने पलकें झपकी तो वो मंजर ज़हन के नया खानों में अब भी ताज़ा था। हमें कुछ चीज़ें मिली हैं सर।
सर्च टीम का लीडर असफंडियार पैकेट में लिपटी कुछ चीज़ें उसे दिखा रहा था। उसके साथ वरियाम भी खड़ा था। गैस गंभीर का यहाँ से गिरना शायद दर्द की वजह से था। हमारा ख्याल है उन्होंने दर्द में हिलने जुलने की कोशिश की और वो गिर गए। कातिल के बयान और टेस्ट के मुताबिक वो शराब के नशे में थे और बाकौल उनके वो यहाँ आपके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ सुनकर वो यहाँ से उठकर दूसरी तरफ गए। वो आवाज़ गंभीर साहब के खाई में गिरने की थी। ये हमारा अंदाज़ा है। क्योंकि कातिल नशे में था तो वो आवाज़ और सिमत का तयन नहीं कर सका। अपनी तहीं वो इस शहर का बेहतरीन खोजी शायद ये बताना चाह रहा था कि उससे किस तरह एक मौमा हल कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था सामने वाले पे क्या गुजरी है। उसकी परवाह किसे होती है भला। वो जो टुकर टुकर खोजी का चेहरा देख रहा था, उसके दिल का खाल बयान से बाहर था। हमें ये मिला है। उसे प्लास्टिक में लिपटी कुछ चीज़ें उसके सामने रखी। लाइटर, सिगार का पैकेट, कफलिंग्स और एक अदद वॉलेट, वो जिसमें हमेशा समान कंपी की तस्वीर लगी रहती थी। वो चीज़ें नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में धुंध उतर रही थी। आंसू बिन मौसम बरसात की तरह उसकी आंखों में उतर रहे थे। क्या आप इन चीज़ों को शनाख्त कर सकते हैं सर? ये सब हमें खाई से मिला है। हमने उस खून को लैब भेजा है। बाकौल आपके अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ तो डीएनए टेस्ट से मालूम हो ही जाएगा। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। मेरी गुस्से और रंज से फनकारा। ये चीज़ें अगर उसकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गोली लगी है। वो मर गया है। मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगा। तुम नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद ढूंढ लूँगा। उसकी चीज़ें कोई भी यहाँ लाकर प्लांट कर सकता है। मेरा भाई बस मिसिंग है और तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। वो दीवाना वार घाटी की तरफ दौड़ा। सीनिया बेख्तियार उसकी ओर भागी। किसी ने उसके दिल पे सील दे मारी थी। वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, बस बोर्ड्स हटाते हुए, लोगों के दरमियान रास्ता बनाते हुए ज़मीन के उस टुकड़े को पार कर लेना चाहता था जिसके पार उसका भाई था। वो था भी कि नहीं उसे मालूम नहीं था। वो बस उन आवाज़ों से पीछे छुड़ा लेना चाहता था जो उसके सर पे हथौड़े की तरह बरस रही थीं। भाई है वो मेरा। वो नहीं मरा, मैं नहीं मानता। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। तुम वो लोगों के नरगे में था। उस पे हंसियानी कैफियत तारी थी। वो माफिया, वो नरम नजरें, वो मध्यम मुस्कुराहट, वो अपने खानदान के लिए दी गई आखिरी आखिरी कुर्बानियाँ, वो झुक जाना, आह, वो झुकना उठने के लिए था। जीनिया ये क्यों नहीं समझ सकी। मोहब्बत ने उसकी अकल को चाट कर रख दिया और इस वक्त अपने महबूब शोहर पे तारी होती हिस्सानी कैफियत को देखकर दिल महसूस कर रह जाने के अलावा वो कर ही क्या सकती थी। उसे लगा सारी दुनिया उस पे हंस रही हो। वो कैसे किस तरह अब्दुल्ला के दाम में आ गई, उसे कैसे इल्म ना हो सका। वो गर्दन सीधी किए बस उस हुजूम को देख रहा था। निगाहों में थकान थी। फरियाम उससे कुछ कह रहा था। मेरी ने महज सर हिला दिया। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया था। सीनिया उठकर उसके करीब जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, तसल्ली भी देना चाहती थी, लेकिन हर शय से बढ़कर वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो ट्रैप हो चुका है। उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर वो उससे कहना चाहती थी कि उसके अपने भाई ने उस पे फ्रेब की रस्सियां तन दी हैं। उसके कदमों में वो बेवफाई की जंजीरें बांध गया है। काश वो उसे बता सकती। परसों पहले अस्पताल के कॉरिडोर में फिरते वक्त और आज यहाँ उसके लिए पागल होते हुए वो दोनों मर्तबा बेवकूफ़ बनाया गया था। अपने शौहर की कमकली और जज्बात जिंदगी में पहली बार उससे बुरे लगे, या शायद बेबस लगे। उसे पहली बार इल्म हुआ वो हद से ज़्यादा इल्म रखती थी और उसका शौहर कम अकल है। पहली बार उसे पता चला था वो दोनों पोलर ऑपोजिट हैं। इस बेबसी की इब्तिदा कब हुई उसे अच्छे से याद आ रहा था। कैमरे की रील में एक और मंजर उभरा था। ये देखो हमें क्या मिला है। परियाम तेजी से उससे आया। उसके चेहरे पे कुछ था कि ठटका जाए। मेरी फ़ौरन सीधा हो बैठा। आसपास हर शय बेमानी हो गई। शायद उसे कोई खबर करार दे सके। शायद, शायद, शायद। ये वीडियो थोड़ी देर पहले इंटरनेट पे अपलोड हुई है, लेकिन अभी वायरल नहीं हुई। मैंने कैस के हैशटैग को फॉलो करने का हुक्म दिया था और उसके ज़रिए हमें यहाँ तक पहुँचे हैं। वो सारी रात से यहीं था, लेकिन उसके चेहरे पे थकन का शाइबा तक नहीं था। वो मोबाइल पे एक वीडियो पे प्ले का बटन दबा रहा था। सीनिया हाकिम की रील में एक आखिरी पर्सल भी जुड़ गया था। वीडियो चलने लगी थी। हर निगाह वहीं जम गई, साकिन हो गई। स्क्रीन पे एक मंजर उभर रहा था जिसमें गैस एक भारी ऊंचे पत्थर की तरफ पुश किए खड़ा था। उसके सामने बराक खड़ा था। हल्की सी रोशनी में नजर आते शख्स के लब हिल रहे थे। वो कुछ कह रहा था। सफ़ेद शर्ट में उसकी गंदमी रंगत धमक रही थी।
बाल माथे पे गिर रहे थे। वो हाथ उठा-उठा कर कुछ समझाना चाह रहा था। उसी पल सफ़ेद शर्ट को चीरकर आग में लिपटा लोहे का सरा तेज़ी से उसके जिस्म में आकर घुमा। वो झटका खाकर पीछे हुआ। मेहदी के दिल में किसी ने नेज़े की अन्नी मार दी थी। फिर उसी अन्नी को तेज़ी से खींच कर निकाला। फिर उसी शिद्दत से अंदर घुसा दिया। वो ज़ख्म-ज़ख्म हुआ। आँखें पथरा गईं। हाथ, पैर, दिल, जिस्म सब शल, सब साकित। वो आज यतीम हुआ था। उस लम्हे, उसी पल वो झटका खाए पीछे हुआ था, मगर गिरा नहीं। चट्टान का सहारा उसे बचा गया था। अगली गोली दिल के दाएं तरफ आकर लगी थी, फिर बाएं। उसके चेहरे पे दर्द था। मेरी बगैर सांस से स्क्रीन को तक रहा था और उस मंजर को आधी जिंदगी नहीं भूलने वाला था, मर कर भी नहीं। वो उसे नाइटमेयर कहता था। आज के बाद वो वही बनने वाला था। अगले लम्हे वो घुटनों के बल गिरा था। एक और गोली उसे ज़मीन बोस कर गई। उसके लब मुसलसल हिल रहे थे। वो ज़ेरे लब अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह पुकार रहा था। वो उससे पुकार रहा था। उस लम्हे मेरी के दिल ने ख्वाहिश की, काश वो बचा लिया जाए, काश विलन से माफ़ कर दिए जाएँ, काश, काश, काश। पराग उससे बूट मार रहा था और वो करा रहा था। उससे गैस को कभी इस तरह तकलीफ़ में नहीं देखा था। ऐसी तकलीफ में कभी नहीं। मेरी ने मोबाइल चेहरे के आगे से हटाया। वो चेहरा हाथों में छुपाए छोटे बच्चों की तरह रो पड़ा। उसकी आवाज़ सारे वीराने में गूंज रही थी। वो घुटनों पे हाथ मारकर अपने खसारों को रो रहा था। मेरा भाई, या अल्लाह, मेरा भाई, अल्लाह, अल्लाह मेरा भाई। वो रो रहा था, आसमान को देखते अल्लाह को पुकार रहा था। कई घंटों से वो जिस हकीकत को मानने से इनकारी था, वो अब सामने खड़ी थी। ऐसे कि जुटलाने भी मज़ीद तेज़ी से जिस्म से चिमट जाती। गिल्ट, कल, रंज, वो किस-किस शय से जान छुड़वाता। भाई, जिगर, खून, उससे क्या-क्या खो दिया था। इस वीडियो में कहीं ये साबित नहीं हो रहा कि उसकी बॉडी कहाँ गई और इस वीडियो का सोर्स क्या है। सिनिया हाकिम उनके सर पे खड़े होकर पूछ रही थी। उसका चेहरा सपाट था। उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। वो शख्स अपने पीछे उसके लिए कैसे-कैसे खसारे छोड़ दिया जा रहा था, ये ख्याल ही उसके दिल में मीखें गाड़ रहा था। वीडियो का सोर्स मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ट्रैकिंग के लिए आए हुए कुछ नौजवानों ने कुछ मनासिर फिल्म बंद करने चाहे और इसी दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने अपलोड कर दी ताकि पेज पे व्यूज़ आ जाएं। परियाम संजीदगी से बता रहा था। फिर सीनिया को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो उसके पीछे आई। उन दोनों ने उस रोते हुए शख्स को कोई दिलासा नहीं दिया था। इस वक्त उसे ज़रूरत भी नहीं थी। ये मौके अगले कई सालों में कई बार आने वाले थे। ये जगह देखो जीनिया, वो जमे हुए खून की तरफ इशारा कर रहा था। ये जगह घाटी से कितने करीब है तुम देख सकती हो। सिर्फ एक करवट, सिर्फ जरा सी हलचल और बंदा नीचे गायब, खत्म। उससे हाथ चाड़े जैसे ख़त्म किया हूँ। उससे ये जगह चुनी थी वरियाम, मुझे पता है। वो जैसे बेजार हुई। बराक आधी शराबी है और बियर के 2-3 कैन उसकी आवाज़ सल्ब नहीं कर सकते। उसको आने वाली आवाज़ वहाँ से आई थी और ये हो सकता है कि उसके प्लान में कोई और शामिल हो जिससे बराक को डिस्ट्रैक्ट किया हो। परियाम ने अस्वाद में सर हिलाया। उसकी गहरी भूरी आंखों में आज उलझन नहीं थी जो 2.5 साल कबल थी। आज उसे इल्म था, मकतूल अपना मुजरिम खुद है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे फुटप्रिंट्स में वैसे अभी तक किसी तीसरे के फुटप्रिंट्स नहीं मिले। उसे साफ को इससे काम लिया। क्या मुझे ये बात मेहदी से करनी चाहिए? सीने ने गर्दन फेर कर उस तरफ देखा तो मेरी हनूस चेहरा हाथों में छुपाए हुए था। परियाम भी उसी तरफ देख रहा था। उन दोनों के चेहरे सपाट थे। जख्म ताज़ा है, थोड़ा वक्त दो उसे। सीने ने धीरे से कहा। एक बात कहूँ? तुम इजाज़त कब से लेने लगे हो? परियाम पे एक चंद लम्हे चुप रहा। खून देखा, जर्द पट्टियाँ, फिर मेहदी को और फिर सीनिया को। कई लम्हे बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज़ मुस्तहकिम थी। मकतूल हुद गिरा था हंजर की नोक पे। वो जैसे गुनगुनाया हो। सीनिया ने ठहर कर उसे देखा मगर कहा कुछ नहीं। कम से कम इतना तो वो जानती थी। 3 साल पहले मैं उसके बारे में मशकूक था, आज नहीं। उससे इजाफा क्यों? 3 साल पहले भी हमने तुम्हें टफ टाइम दिया था और अब भी देंगे, तैयार रहो। वो कहते हुए गहरी सांस सीधी वापस उस सकाई। उसके ढलके शानों पे अपना हाथ जमाया। बोली कुछ नहीं। जो बात वरियाम ने बहुत आसानी से कह दी थी वो सीनिया मुश्किल से भी ना कह पाती। जाने क्यों उसे लगा था तुरप का जो पत्ता वो फेंक कर गया है, वो खेल जीत गया है। वो अपने शोहर को सच्चाई बता देती, लेकिन मेहदी गंभीर ने
उसे छुटला दिया तो शायद वो सारी ज़िंदगी उससे करीब नहीं जा सकेगी, उससे कुछ कह नहीं सकेगी। ये पहला सच था जो उससे खुद तक महदूद रखा। ये उनके ताल्लुक में पड़ने वाली पहली दरार थी। रस्सी पक्की दरार। 4 साल बाद कैलेंडर के भारी पन्ने उंगलियों के पोरों से बदलकर, वक्त की पानियों में तेज से चप्पू चलाकर, घड़ियाल की सुई का कांटा ज़रूरत के तहत आगे करके, गर्मा से सरमा, पहाड़ से खज़ां, खज़ां से वापस सरमा का सफ़र मुतअद्दिद बार करके, वक्त में 4 साल आगे कदम रखो तो कहानी और उसके किरदार आगे बढ़ाए थे। वक्त बदल गया था। इस्लामाबाद की हवाएं 4 साल पहले का बोझलपन कहीं छोड़ आई थीं। सितंबर एक बार फिर अपने तमाम तर हफ्स और घुटन वापस ले आया था। सुर्ख ईंटों पे बने इस्लामाबाद के एक निजी स्कूल का मंजर है। मैदान में रखे बेंचेस की लकड़ी सारी रात शबनम पड़ते रहने की वजह से गीली होकर गहरे भूरे रंग में तब्दील हो रही थी। आसपास तलबा और तलबात के टोले खुशखबरियाँ हाँक रहे थे। हाथों में जूस और सैंडविचेस लिए फिर रहे थे। राहदारी में रखी एक बेंच पे सुकून के साथ टेक लगाए एक सब्ज आंखों वाली लड़की बैठी थी। उसकी आंखें किसी गहमराई नुक्ते पे जमी थीं। लंबे बालों को चुटियों में बांध रखा था, जिनसे चंद लटें निकलकर चेहरे पे झूल रही थीं। उसकी रंगत शफ़ाफ़ थी, चेहरे पे अफ़सुर्दगी छाई थी, गहरी अफ़सुर्दगी। उसकी गोद में कोई अंग्रेज़ी किताब रखी थी, जिसका सरवक सुर्ख और स्याह रंग के इम्तिज़ाज में ढला था। वो चुपचाप सामने देखती रहती। अगर उसके बराबर कोई आकर न बैठ जाता, फिर शौक़ अंदाज़ से उसके कंधे पे हाथ ना मारता। "तुमने हाफ़ डे की दरख़्वास्त क्यों दी है एज़िल?" उसके साथ बैठने वाली लड़की कमोबेश उसी की उम्र की थी, लेकिन वज़न में ज़्यादा। "क्योंकि मुझे घर जाना है," उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। "ओह! तुम्हारी मम्मी ने दरख्वास्त पे साइन कैसे कर दिए? मैं तो 1000 बार कहती रह जाती हूँ, लेकिन मुझे छुट्टी करने का मौका ही नहीं मिलता।" उससे कहते हुए चिप्स के पैकेट में हाथ डाला और कुछ चिप्स निकाल कर खाने लगी। "वो साइन मेरी मम्मी के नहीं, आंटी के हैं।" अपनी आंटी की बात करते हुए ना उसका लहजा सपाट था, ना उसमें खुशी की कोई रुमक थी। कोई मतवासन सा तासुर था, लव इन हेट के जैसा। "ओह!" सामने बैठी लड़की ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। "ज़ाहिर है यार, असिस्टेंट कमिश्नर है तुम्हारी आंटी। उनकी बात तो यूँ चुटकियों में मानी जाती होगी। उस दिन जब वो तुम्हारे साथ स्कूल आई थी, ओह गॉड हेज़ल, सारा स्कूल उन्हें देख रहा था। अमीर तो सब हैं यहाँ, लेकिन उनकी ग्रेस ही अलग थी।" हेज़ल खामोश रही। ये ज़िक्र उसे बुरा नहीं लगा था। सानिया उसके मज़ीद करीब होकर बैठ गई, पानी की बोतल दरमियान में रखी। "मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, लेकिन तुम उदास मत हो यार। जाने वाले तो चले जाते हैं ना, तुम उनके लिए दुआ करो। आज का पूरा दिन तुम उन्हें ज़्यादा याद करो। देखो, हमारी इस्लामियात की मैम ने बताया था कि इस दुनिया के बाहर एक दूसरी दुनिया है। मरने के बाद इंसान वहाँ चला जाता है, यानी वो दूसरी दुनिया में है।" हेज़ल ने लब भींच लिए, आंखों के किनारे गीले होने लगे। 4 साल घूम फिर कर कहीं गर्क हुए। 10 सितंबर की वो रात एक बार फिर उनके सामने थी, जब वो सीनिया पे चीख रही थी, मेरी को बुरा-भला कह रही थी और उससे दौरे से पड़ने लगे थे। वो पहली दफ़ा था जब सीनिया भी जवाबन चीखी थी। अगली सुबह उसके मुँह पे सबूत नामे कुछ परिंदे मारे थे और उसके बाद सकूत था, गहरा सकूत। "एज़ल, एक बात पूछूं?" सानिया मुहतात अंदाज से पूछ रही थी। एज़ल ने सर स्वाद में हिला दिया। "उसकी 4 साल की प्रोग्रेस को अगर समेटने की कोशिश करूं, तो तुम्हें महज चंद अल्फाज सरकार होंगे। ठंडा मिजाज, कंपोस्ट, नरम मगर रिजर्व, ग्रेसफुल। तुम्हारे मेधी मामू ने लाश ढूंढने की कोशिश की। क्या पुलिस को कोई क्लू मिला था कि लाश कहाँ गई? क्योंकि गोलियां लगने से तो साफ पता चल रहा था कि बचने का 1% भी चांस सही, फिर भी देखो वहां से यूं उनका गायब हो जाना। इट डजेंट मेक सेंस।" इसल के कानों में कई बरसों पहले सीनिया के कहे गए अल्फाज सुनाई दिए। उसका सुर तमतमाता चेहरा दिखाई दिया। "उसकी लाश मिल जाती अगर वो ये चाहता। वो मरकर भी हमारे साथ खेल रहा है और हम प्यादों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तुम लोग उसे मेरा सोलमेट कहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो अपने ही भाई को अजियत देना चाहता था और अपने ही खानदान को इस काबिल नहीं समझता था कि उसकी मुकद्दस लाश भी किसी का हक होता। वो वहीं होगा जहाँ जिन पे उसे भरोसा है। मेरा यकीन है वो मर चुका है, और इस बात पे भी यकीन करो कि हम सब इस्तेमाल हुए हैं। अब्दुल्ला जमान ने हम सबको साथ जोड़ा और आग लगा दी।" एसल के जहन में कटमट होने लगी। माजी याद आने लगा। कत्ल के बाद 2 दिन अजीब सी पसमर्दगी के आलम में कट गए। इस्लामाबाद ने चुप की चादर ओढ़ ली थी
हर तरफ खामोशी का राज था। मार्गला की पहाड़ियों पे वाक़या उस फार्म हाउस के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी खामोशी, ऐसी चुप उससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो उन 2 दिनों में ट्रायल नंबर 6 की चट्टान से लगकर बैठा रहा। क्या मिन्नतें, क्या वास्ते, क्या गुस्सा, उस पे किसी शय का असर नहीं हो रहा था। फरयाम बेग नीली वर्दी में मलबूस, कप फ़ोल्ड किए कितने ही मिनटों से एक मुनासिब फासले पर खड़ा, भारी पत्थर पे बैठे उस शख्स को देख रहा था, जिसकी आंखें बस एक नुक्ते पर जमकर रह गई थीं। लिबास मिलकजा था। अब फरयाम उकता रहा था। इसने मज़ीद कितने दिन सोग मनाना है? उसे देखते हुए वो बेजारी से पूछ रहा था। साथ खड़ी सीने ने शाने उचकाए। शायद सारी ज़िंदगी, वह आसानी से कह रही थी, मगर उसका दिल जानता था वो ये कैसे कह रही थी। तुम लोगों का सारा खानदान संकी है। हर साल 2 साल में एक न एक कत्ल कर देते हो। कैसे लोग हो तुम? हर खानदान में एनुअल फंक्शंस आते हैं, तुम्हारे खानदान में सालाना कत्ल होते हैं। और तुम शायद इस शहर के सबसे फारिग पुलिस ऑफिसर, मेरे खानदान का हर केस तुम तक ही क्यों आता है? इंसिनिया चिल्लाई। बदकिस्मती से मैं डिपार्टमेंट का एक काबिल ऑफिसर हूँ। उससे सरदा भरी और अपने दिल तक जाने वाली रग से जुड़ी उंगली देखी, जहाँ एक सिल्वर रिंग की अंगूठी जगमगा रही थी। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे कत्ल के मुअम्मे हल कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद भी मर सकता था ये। शेज़ल अब उदास होगी। तुम्हें चाहिए था अपनी शादी के लिए छुट्टी लेते या फिर ये केस ना लेते। मैं छुट्टी ले लूँ, लेकिन तुम लोग अपने सहकारियों से छुट्टी नहीं ले सकते। वो भरा हुआ सीने ने गर्दन फेर कर उसे देखा। उसकी आंखों में संजीदगी थी। इसे जाकर बताओ कि इसका भाई मरकर भी क्या क्या कुल खिला कर गया है। इसे बताओ कि यहाँ बैठने से उसकी लाश नहीं मिलने वाली। और ये भी बताओ कि वो इसे इस काबिल नहीं समझता था कि अपनी लाश इसके हवाले करता हूँ। जीनिया मेडी को ही देखने लगी थी। हर नज़र पे दिल ने सिरे से दुख रहा था। तुम क्यों नहीं बता देती? फरयाम बेग ने पल भर को उसकी आंखों में कोई खफीफ सा तासुर देखते और मधूम होते देखा। इस केस के तफ्तीशी अफसर तुम हो। उसकी आवाज़ खोखली थी। कह दो कि मेहदी कम्बीर की बीवी भी मैं हूँ। शट अप। वो बिगड़ी। फरयाम ने सर झटका और मेरी गंभीर की तरफ बढ़ी गया। उसके सामने बैठते हुए उसके घुटने पे हाथ रखा, सर को हल्का सा खम दिया। माई कंडोलेंसेस। धीरे से कहता, फिर उसका घुटना थपथपाया। जो आया है उससे जाना है, और किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती गंभीर साहब। मैं पूरे 2 दिन की इस तफ्तीश को अदालत के सामने पेश करने से पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बैठ जाने से वो वापस नहीं आएगा। उससे गला खंगारो। 10 सितंबर सुबह 8:30 बजे हदीबा नवाज का अपने साथी उर्दू से झगड़ा हो गया, और उसके बाद जेल में आग लगने की वजह से वो जल गई। लाश शनाख्त के काबिल नहीं रही, और उसी रात तुम्हारा भाई कत्ल हो जाता है। कुछ लिंक समझ आया? मेरी ने सूख निगाहें उठाकर उसे ना समझी से देखा। फरयाम ने कहना जारी रखा। नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। वो लाश हदीबा की नहीं थी। पुलिस और सिस्टम बिकाऊ था। ट्रेल के फुटप्रिंट्स में किसी तीसरे इंसान के फुटप्रिंट्स भी मिले हैं, और वो औरत के हैं, यानी हदीबा नवाज उस वक्त वहां मौजूद थी। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा नहीं है। लाश के बके हाथ मिले हैं, मगर लाश नहीं। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके भाई ने आपको ट्रैप किया है। ये कत्ल नहीं, खुदकुशी है, और आप सब उसके मोहरे, जिन्हें उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जहां जहां तरतीब दिया। बराक, और अब इस सारे प्लान में तुम्हारी माँ का शामिल होना रह गया है। उसका कोई जिक्र क्यों नहीं? मेरी गंभीर उसे देखते हुए चबा चबा कर बोला। या फिर ये कह दो कि मेरा भाई मरा नहीं और इस वक्त तुम्हारी माँ के साथ कहीं मौजूद है। उसकी जुबान सहर उगल रही थी। हर गंभीर की तरह गंदी जुबान तो वो भी रखता था। फरयाम ने बेनियाजी से शाने उचकाए। मेरी गैरत को ललकारने की ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं जॉब और जज्बात एक तरफ रखता हूँ, इसलिए। वो अपनी जगह से उठा। आज उसे मरे हुए 2 दिन हुए हैं। 2 साल भी यहाँ बैठे रहे तो उसकी लाश नहीं मिलेगी। ये मेरी बात नहीं, पत्थर पे लकीर है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर चुका है। उससे पहले भी ये किया था। वो उठकर एक भी निगाह गलत उस पे डाले बगैर वहां से हट गया। मेरी गंभीर मुठियां भींचे उसे जाते हुए देखता रहा। अगर बेवा नहीं होना चाहती हो तो इसकी जुबान पे लगाम डालो, वरना इसी खाई से धक्का देकर इसके कत्ल को खुदकुशी साबित न किया तो कहना वरियाम तुम अपने बाप के नहीं। सीने के करीब से गुजरते फरयाम सख्ती से कहकर गुजर गया। सीनिया चुपचाप वहां देखती रही, जहाँ मेरी अब भी इस शराबी कैफियत में टांगे झुला रहा था। क्या वो सारी जिंदगी ऐसा रहेगा? वापस हाल में आओ तो सानिया तासुब से उसे तक रही थी। ये तुम्हें किसने बताया? जीनिया ने। और तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देती है वो? हेजल ने सर हिलाया।
वो मुझे तस्वीर के दोनों रुख दिखाती है, फिर मुझे कहती है, तुम चाहे जिस बात पे यकीन कर लो। और तुम किस बात पे यकीन करती हो? ऑब्वियसली उसकी बात पे। वो हमेशा लॉजिक्स के साथ आती है। उसका लहजा मतवासन था। सानिया ने झुर्री ली। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे अंकल ने कुछ नहीं किया? किया था। उसकी आवाज़ हल्की हो गई। 3 दिन की मिलकजी सफ़ेद शर्ट, भूरे हो चुके खून के धब्बे और चापचा सिलवटें थीं। उसके बाल माथे पे बिखरे हुए थे। चेहरे की वहशत बेआबानों की वहशत को मात देती थी। वो अस्पताल की राहदारियों में आगे पीछे देखे बगैर सेध में चल रहा था। उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पे कोई पैगाम चमक रहा था, जिसका खुलासा था, कमरा नंबर 201, मंजिल नंबर 6। अस्पताल के उस कमरे के बाहर पुलिस के 2 अफराद पहरा दे रहे थे। मेरी को देखा तो कुछ कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उससे जेब से पिस्तौल बरामद की और उन दोनों पे तान ली। उसकी आंखें कह रही थीं, वो शूट करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। अंदर पड़ा आदमी मरा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, मुझे रोका तो जान। फैसला तुम्हारा अपना है। उसने पिस्तौल दिखाकर उन्हें एक तरफ हटने को कहा। उनमें से एक डट कर खड़ा रहा तो मेहदी ने मजबूरन फायर खोला और उसके पैर का निशाना लिया। अगले ही लम्हे उसके दिल खराश चीखें राहदारियों में गूंज रही थी। आते जाते लोग खौफसदा हो गए। खून भल भल बहता सफ़ेद फर्श सुर्ख कर रहा था। दूसरे एहलकार को एक हाथ से हटाते अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पे बराक था, जिसका चेहरा पट्टियों में जकड़ा था। मेरी ने पिस्तौल सीधी तान ली। इससे पहले वो फायर करता, कोई बरक रफ्तारी से अंदर आया था और उसकी पुश पे बूट की सरप मारकर उससे नीचे गिराया। लम्हों का खेल था। मेरी फर्श बोस हुआ था। वो उतनी ही तेजी से दोबारा उठा, मगर आने वाले ने एक बार फिर उसकी कमर पे बूट मारकर उससे गिराया और उसकी गर्दन पे पिस्तौल डाल ली। तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो मेरी। वरेहम ने उसका बाजू तेजी से पीछे मोड़ा। जब मेधी ने हरकत करते उसके घुटने पे लात मारकर खुद को आज़ाद करवाना चाहा। फिल्मों और ड्रामों के झूठ एक तरफ, हकीकत में एक तरबियत याफ्ता पुलिस ऑफिसर हीरो से ज़्यादा ताकतवर होता है और उसके सामने हीरो मार खाता है। वो मेहदी के दोनों हाथ उसकी पूंछ पे बांधे एक बार फिर उसे नीचे गिरा चुका था। अब की उसकी गिरफ्त हल्की नहीं थी। वो दोनों पसीने से तर एक दूसरे को सैर करने की कोशिश में थे। वरेहम सबकत ले जा रहा था। तुम आज मुझे यहाँ से ले जाओगे, मैं दोबारा आऊंगा वरेआम। मेरे भाई का कत्ल इतना आसान नहीं है। मैं उसके कातिल को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। वरेहम के हक से अंदर आते ऑफिसर ने उसके बंधे हुए हाथों पे बामुश्किल हथकड़ी लगा दी थी। वो अब भी वरेहम को गालियां बक रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उससे काबू करना मुश्किल हो रहा था। वरेहम के हक से अंदर आते पुलिस अफसर ने उसके बंधे हुए हाथों पे बामुश्किल हथकड़ी लगा दी थी। वो अब भी वरेहम को गालियां बक रहा था, खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। उससे काबू करना मुश्किल हो रहा था। मैं तुम पे ऐसी ऐसी दफात लगाऊंगा कि तुम्हारा बाप कब्र से उठकर भी उनका सदे पाप नहीं कर पाएगा। उसके चेहरे को मुट्ठी में जकड़े वरेहम हो रहा। शेसिल की आंखें आड़े आ रही थीं, वरना इस हफ्ते को सीधा करना कौन सा मुश्किल काम था। इंसान के बच्चे बनो और चुपचाप कर जाओ। उसकी शर्ट को गर्दन से पकड़कर उसे सीधा करके बिठाया। ये मौका गनीमत था। मेथी ने जवाबन उसके सीने पे जोरदार लात मारी और वरेहम तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए लुढ़क कर पीछे गिरा। वो गालियां बकते हुए अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। गिल्ट जो उसके दिल में पंजे काट चुका था, मेरी उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहता था और उसकी इन्हीं कोशिशों ने पहली बार उससे लॉकअप का मुंह दिखाया। ओह, अब उन्हें देखो तो ऐसा नहीं लगता कि वो कभी इतने वॉयलेंट भी रहे होंगे। सानिया उस मेहदी को याद कर रही थी जिससे वो एसिल की बर्थडे पार्टी और स्लीप आवर्स के दौरान मिलती रही थी। संजीदा, नरम सा, कम बोलने वाला, कुछ अफसरदा सा। हर इंसान की एक तारीख रहती होती है, जिसे सुनकर लगता है क्या वो कभी ऐसा रहा होगा। वो उम्र से बड़ी बातें करने लगी थी। वैसे तुम लोग तुम्हारे अंकल के लिए कभी कोई मेमोरियल डिनर क्यों नहीं रखते? आजकल तो हर जगह यही सब हो रहा है। इससे तुम्हारे दिल को अच्छा लगेगा। एसल ने सर झटका। कोई अपनी बीवी के एक्स का मेमोरियल डिनर रखता है क्या? आवाज़ पे दोनों झटके से मुड़ी। राहिम हमेशा की तरह अपनी शैतानी मुस्कुराहट दिखाते उन्हें दबा गया था। सनी ने उसे डपट कर भगाया। अलबत्ता एसल को फर्क न पड़ा हो जैसे। तुमने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? सानी ने गुस्से से कहा। वो सही कह रहा था। कोई अपनी बीवी के एक्स का मेमोरियल डिनर नहीं रखता। मेरी मामू केस के लिए चैरिटी करते हैं, उसके हिस्से को यतीम खानों में डोनेट करते हैं, लेकिन घर पे उसका कोई जिक्र नहीं होता। सानी ने एसिल को बहुत कम किसी से बहस करते हुए देखा था।
एज़िल मैच्योर बच्ची थी। वो चीज़ें और हालात वक़्त से पहले समझ गई थी और इसमें एक बड़ा किरदार सीनिया हाकिम का था। उससे एज़िल का एक बेहतरीन वर्ज़न दिया था। लेकिन सब कहते हैं जो कुछ था सिर्फ़ तुम्हारे अंकल की तरफ से था। सानिया उलझी, झिझकी। मेरा ख़ानदान एक पज़ल है, तुम नहीं समझ सकोगी। उससे किताब हाथों में ली और बेंच से उठ खड़ी हुई। 4 सालों में अब वो एक टीनेजर बन गई थी। तुम बहुत मैच्योर हो एज़िल। ज़ीनिया कहती है, मैच्योरिटी नाम की कोई जज़्बा इस दुनिया में कभी आया ही नहीं। अगर कुछ चीज़ों पे आप पुरजोश नहीं होते, तो इसका ये मतलब है कि आपको ज़िंदगी में किसी नए शौक का इज़ाफ़ा करना चाहिए। वो 13-14 साला बच्ची 16 साल के बच्चों वाली बातें कर रही थी। उसकी चाल, उठान, रख-रखाव से वज़ादारी और बयाना रवि टपकती थी। टूटे हुए ख़ानदान के बच्चे को वक़्त से पहले बड़ा होना पड़ता है और वो हुई थी, जहाँ 90% बच्चे तलख़ी दिल में लिए होते हैं। वहीं एज़िल मुख़ब मलिक एक मुस्बत सोच लिए आगे बढ़ रही थी। सेरा उस औरत के सर जिसने उसे औरत का मतलब बताया, यह इसकम्बेश 4 साल कबल उसके मामले में दुरुस्त था। 10 सितंबर की उस रात को बीते 4 साल हो चुके थे। 4 साल लंबा अरसा होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। उनके लिए जिनके लिए वक़्त आगे बढ़ जाए और जिनके दिलों पे वक़्त किसी भारी सिल की तरह जम जाए, उनके लिए 4 साल गुज़रे या 40 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वक़्त की घाटी में अंधाधुंध भटकते रहते हैं। उसके हाथ में लंबी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी आँखों को चुंधियाने के लिए काफ़ी थी। मगर उसका मकसद किसी की आँखें नहीं थीं। वो किसी और ही मंजिल का राही था। पत्थर, गिरे हुए पत्ते, सरसराती हवाएं, वो हर शय से बेनियाज। उसके सीने पे आज भी वो आखिरी लम्स ताज़ा था। वो आखिरी सरगोशियाँ आज भी उसके कानों में सुनाई देती थीं और आज भी वो इंसान उससे असबर था। मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें मिस करूँगा। वो सर झटकता, करवट बदलता, शहर या मुल्क बदलता। ये आवाज़ें, लम्स, जिम्मेदारियाँ उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। बहुत बरस पहले वो यूं ही एक अलग गम का मारा बिस्मिल था। उन दिनों उससे डीलिंग सीखी थी और आज तक वही करता आ रहा था। जिंदगी फूलों की से शायद किसी के लिए नहीं होती। तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हो जाऊँगा यार। टॉर्च घुमाने भी उससे मालूम हुआ वो चट्टान, वो चाय, वो कुआं आ गया था। 4 साल कबल यहाँ आते हुए उसकी नसें मुतलाशी थीं। आज 4 साल बाद निगाहें महज मुतलाशी नहीं, थकान सदा भी थीं। ये आज भी उसका दिल शल कर देती थीं। क्या अब हम कभी नहीं मिलेंगे? क्या मैं कभी-कभी तुम्हें विज़िट कर सकता हूँ ग्रीन वुंड? सफ़ेद शर्ट वाला मर्द स्याह कोट बाजू पे डाले, आंखें मूंदे कितनी ही देर वहां खड़ा सिरे लब कुछ आयात पढ़ता रहा। उसे हिसाब याद नहीं रहा। कितनी देर वो आवाज़ों के पास कश सुनता रहा। हिसाब वाकई नामुमकिन था। बहुत देर बाद जब उससे आंखें खोली तो मिट्टी का वो टुकड़ा उसे एक बार फिर खून आलूद नजर आया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, जिन्हें अपने करीबी लोगों को कंधा देने का, उनका जनाज़ा पढ़वाने का मौका मिलता है। मुझे लगता है, मैं शायद इस मामले में बदकिस्मत रहा हूँ। मदम आवाज़ में हवाओं के सुपुर्द एक सरगोशी। उसका ठहरा हुआ लहजा ट्रेन नंबर 6 के लिए नया नहीं था। लोग कहते हैं, तुमने ये जानबूझकर किया। मैं उनका यकीन करूँ या तुम्हारा? उसकी आंखें गीली सी हुईं, गला भारी, बंद आंखों के बाहर एक झलक उभरी। तुमने कहा था, मैं ये मत करूँ। हाँ, तुमने ये भी कहा था कि मैं ये सब भूल जाऊँ। अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह मेहरबान है। लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी नहीं जी। मैं कातिल, करप्ट, ज़ालिम, टॉक्सिक सब हूँ, लेकिन मैं एक खरा आदमी हूँ। जब मैं दुरुस्त होना चाहता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 4 लोगों से माफ़ी माँग लूँ और 5वें से नज़र चुरा लूँ, क्योंकि मुझे इस बात का खौफ होगा कि वो मुझे कत्ल कर देगा। मेरी ज़िंदगी में रखा ही क्या है? दूसरा खौफ, वो मुझ पे मुकदमा कर देगा। करता रहे, इस दुनिया का मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, मगर आखिरत में उठने वाले मुकदमे के गवाह फरिश्ते होंगे, जज खुदा होगा। आखिरत मेरी वाहिद फैंटेसी है, मेरा प्लेजर। मैं झूठी दुनिया की खातिर उसे बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो उस हद को इतनी बार पढ़ चुका था कि अब वो बहुत सीधा कागज़ हाथ लगाते हुए फट जाता था। उसे ढेर सारा थूक निकला। जेब से वो लाइटर निकाला जिस पे काफ कुंदा था। उसका बटन दबाते हुए वो अपने इस शराब को कम करने की कोशिश कर रहा था। शोले की उभरती रोशनी में उसकी सब्ज आंखें नजर आती थीं। गुजरे बरसों के बरक्स अब वहाँ महज संजीदगी का राज था। मैं सारी दुनिया को झुठला सकता हूँ, रद्द भी कर सकता हूँ,
बस उसके आगे हमेशा सर तस्लीम में खम। लेकिन जानते हो क्या, उससे अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया। हाँ, उसकी आंखें हमेशा कहती हैं कि उसे सब पता है, ये भी कि तुम झूठे और मुकरबाज हो। लेकिन उसने कभी अपने मुंह से ऐसा नहीं कहा। उसने मुझे स्पेस दी, वो जो हर ताल्लुक में हर फरीक का हक होती है। वो मेरी ज़ात के उस 10% हिस्से को अनदेखा करती है जिसे मैं देखना नहीं चाहता, और वो हिस्सा तुम्हारा गिल्ट है। वो एक बेहतरीन बीवी है। मैं उसे देखता हूँ और बाज़ दफ़ा ये सोचता हूँ, अल्लाह किसी एक इंसान के अंदर इतना सुकून कैसे भर सकता है। वो एक औरत है, सिर्फ एक औरत, लेकिन उससे मुझे जोड़ा, मुकम्मल किया, सराहा और मेरी हिम्मत बनी। वक्त बहुत कहीं आगे आ चुका है लूसीफर। मैं वो इंसान नहीं रहा जो हुआ करता था। कैसम मेरे कंधों पे भारी बोझ की तरह आकर गिरा है। मैं इस बोझ से थक नहीं रहा, लेकिन खुश भी नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं गया। मुझे डर था कि तुम और तुम्हारी यादें ब्लर ना हो जाए, या शायद सच ना हो जाए। मैं उसके पास जाऊंगा और उसे सब बताऊंगा। कम से कम अपने खाते में किसी के बकिया जात नहीं रखूंगा। मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता। अब बदले में जो वो दे मैं कबूल कर लूंगा। तुमसे एक दरख्वास्त है, या शायद इसे मेरी खुदगर्जी समझ लो। कैसम तबाह होने मत देना प्लीज़। उस इमारत से कई लोगों का रिस्क जुड़ा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे संभाल लेना। मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और उनका सिला मुझे कैसम की कामयाबी से देना। और ये महल हमारे बड़ों ने बनाया था ताकि हम साथ रह सकें। इसे छोड़ना मत। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये महल मत छोड़ना। पता नहीं कब तुम्हें लगा कि मैं उसे संभाल सकता हूं। मैं आर्टिस्ट नहीं था कैस, अब भी नहीं हूं। लोगों को तुम्हारे हाथ के डिज़ाइन नहीं मिले तो कैसम अधूरा रह गया। और वो पहले नंबर पे नहीं है, कैसम दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। कपड़ों से मोहब्बत हमारे खून में है। तुम दुरुस्त कहते थे। एजल बेहतरीन डिज़ाइन बनाती है। मैं बहुत जल्द उसे एक आर्ट स्कूल भेजूंगा। वो तुम्हारी जगह ले लेगी नाइटमेयर। जगह से याद आया, गंभीर महल। वो आंखें खोलकर तंजिया हंसा। पता नहीं हमारे घर वालों ने ये घर क्यों बनवाया। न कभी खुद सुकून से रहे, न हमें रहने दिया। और वो रुका, लब काटे, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ये मध्यम मुस्कुराहट सरशार थी। ऐसी मुस्कुराहट आज से पहले तुमने कभी उसके होंठों पे नहीं देखी होगी। कामिल सी मुस्कुराहट। मेरे दोनों बेटों को ये घर बहुत पसंद है। इस घर में घास नोचना, जिस सामान तक उनका हाथ जाए उसे उठाकर तोड़ना, और उस बड़े से घर के किसी कोने में छुपकर आधा घंटा मेरी जान अजाब में न डाले, उनको सुकून नहीं आता। ये घर उनका कंफर्ट है। उससे गहरी सांस ली, जेब से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई। धुएं के मरगोले फिजा में उड़ने लगे। अब नहीं पीता, बहुत कम, बस कभी कभार पीता हूँ। उसे सिगरेट न गैस के कहने पे छोड़ी, न सीनिया के कहने पे। उसे सिगरेट तब छोड़ी जब उसके बेटे ने पहली बार उस चीज़ को खिलौना समझकर मुंह से लगाया था। वो लम्हा, वो पल मेरी दहल कर रह गया था। उस रोज़ के बाद वो कभी कभार घर से बाहर उसे हाथ लगा लेता, वो भी साल में 1-2 बार, तलब याद रखने को। मैं उसे मार नहीं सका। एन आई फॉर एन आई। हाँ, ये तरीका गलत नहीं, लेकिन जहाँ लागू हो वहाँ सामने वाला साध होना चाहिए, जो कि तुम नहीं थे। सच बताऊं तो ये बस एक तसल्ली है जो मैं खुद को देता हूँ, वरना मेरे दिल में जो आग थी उससे ठंडे होने में वक्त लिया था, बहुत वक्त। शायद वो मुकम्मल तौर पे आज भी ठंडी नहीं हो सकी, लेकिन मैंने कहा ना, वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। 4 बरस कबल वो पहली बार थाने में बंद हुआ था। पहली बार उसे रेपुटेशन, सजा, लोग सब पीछे छोड़ दिया था। सर को दीवार से टिकाए वो खामोश था। उसके सामने बड़ी सी चादर में लिपटी वो यासियत से उसे तक रही थी। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है मेरी। एक बार ही सही आपको मेरा सोचना चाहिए था। वो इन 3 दिनों में पहली बार खफा हुई थी। अपनी तहीन तो आप उसे उसी रात मार चुके थे। आपने एक बार ये ना सोचा कि अगर वो मर जाता तो आपका क्या होता। और आपको ये भी सोचना चाहिए था, आपके साथ अब मैं भी हूँ। मेरी जमानत हो जाएगी, शाम में घर आकर बात करता हूँ। तुम घर जाओ। उसे सपाट अंदाज में जवाब दिया। सीनियर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं क्यों घर जाऊं? अगर मेरी यहाँ आने पे इतनी गैरत आ रही है तो तुम्हें चाहिए था ऐसे काम ना करते। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। घर में पीछे कौन है जिसके पास मुझे छोड़कर तुम कत्ल करने निकले थे? तुम किसकी तरफ हो? सालों बाद मिलने वाले कज़न के लिए तुम्हें हमदर्दी महसूस हो रही है, और मैं नहीं नजर आ रहा तुम्हें? वो उससे कभी तुम नहीं कहती थी।
शायद वो वाक़ई इतनी परेशान थी कि अपने अल्फ़ाज़ पे भी गौर नहीं कर सकी। और तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? वो पहले से ज़्यादा तल्ख़ हुई। मैं घर में अकेली हूँ, तुम्हारी बहनें हर छोटी-छोटी बात पे पैनिक कर रही हैं। पुलिस, फ़ॉरेंसिक, कसम से आने वाले हज़ारों लोग जो मुझ पे पुरसे दे रहे हैं। हालाँकि मुझे टका फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर गया, कहीं किसी खाई में गरक हुआ या जहन्नम वसल हुआ। वो कह रही थी और मेहदी सुर्ख होते चेहरे के साथ लब भींचे सब सुन रहा था। वापिस घर आ जाए मेहदी साहब, वरना मेरे अब्बा और भाई इसी शहर में हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। फिर तुम अपने भाई के पीछे किसी खाई में कूद जाओ या किसी को गोलियों से भूनते फिरो या फिर बैठकर जेल में सड़ो। उसका चेहरा खेद से सुर्ख पड़ रहा था। तुम छोड़ सकती हो मुझे, कहो छोड़ोगी? उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से पूछ रहा था। शक्ल यकसीनिया के चेहरे पे नरमी आई। वो आगे हुई, मोहब्बत से नरमी से उसे देखा। अपने भाई से आपकी मोहब्बत जायज़ है। मोहब्बत में जजमेंट्स नहीं होती। वो एक इंसान आपके लिए बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो बस उसे बता देना चाहती थी कि मेरी गंभीर तुम गैस गंभीर के खेल का हिस्सा बने हो। लेकिन वो एक बार फिर चुप रही। सीने उसे इम्तिहान में नहीं डाल सकती थी। वो देखना नहीं चाहता तो अल्लाह आंखें अता करे। वो सुनना नहीं चाहता तो समात पे रहम हो। वो बराक की माँ थी जिसे आपके भाई ने अनार के चक्करों में मार दिया। कोई अपनी माँ के कातिल को क्यों माफ करेगा? अगर वो आपका भाई है तो बराक को पैदा करने वाली औरत है। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही? वो एक औरत बराक की दुनिया थी। वो जो चुपचाप उसे देख रहा था उससे शिकस्तगी से सर झुका दिया। उन दोनों के दरमियान एक दरवाज़ा था, वरना ये सर सीने के कंधे पे रखा जाता। सर झुकाए वो काफ़ी देर चुप रहा। जब बोला तो आवाज़ भारी थी। उसे उसकी माँ की लाश मिल गई थी। उसके पास एक कब्र है जहाँ जाकर वो रो सकता है। उसे अपनी माँ को एक इज्जतदार जनाजा दिया। मेरे पास क्या है? वो आंखों पे हाथ रख के कर्व से कह रहा था। मुझे ये सोच सोच कर नींद नहीं आती कि वो दर्द से गिरा था या मरने के बाद किसी जानवर ने उसे खा लिया। क्यों मुल्क की बेहतरीन सर्च टीम्स उसे ढूंढ नहीं पाई? मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, मर गया है तो कितने घंटे उसे तकलीफ देखी होगी। तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता। जो लोग तुम्हें पुरसा दे रहे हैं वो मुझे ताने देंगे। मर्दों के लिए लोगों के सवाल बदल जाते हैं। तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती। मेरे कंधों पे भारी बोझ है और मुझे सोच सोच कर होल उठ रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी इस बोझ को लेकर कैसे चलूंगा। मैं किस कब्र पे जाऊंगा? मैं वो उससे आगे कुछ कह नहीं सका, बस रोए गया और रोए गया। सीनियर हाकिम को यूं लगा था जैसे गैस कंपेन ने किसी थिएटर में खड़े होकर एक ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जिसके बदले में सताइश व तौसीफ के तौर पे उसे ज़िंदगी की सारी आसाइशात देनी पड़ रही थी। वो आर्टिस्ट था और बड़े नफासत से अपना काम कर गया था। रंग, लकीरें, कहानी बुनते वो कैसे किस डोर में उन्हें कैसे उलझा गया था, कोई समझ ना सका। लेकिन वो कह सकती थी उसकी चली हुई आखिरी चाल उसका बेहतरीन आर्ट थी। वो सीनियर हाकिम की जिंदगी के 4 साल खा गया था। सिगरेट के धुएं में कई मंजर बनकर मिट रहे थे। वो हर उस मंजर को सहन से झटकने की कोशिश करता, मगर हर याद पहले से ज़्यादा तेज़ी से हावी होने लग जाती। उसके पास जाने को कोई खबर नहीं थी। उससे भाई यहाँ खोया था, सो वो यहीं आता था। उसके पास उसे मिस करने के लिए साथ बैठने वाला कोई और नहीं था, सो वो बस यहीं आता था। मगर घड़ी ने उसका ध्यान अपनी जानिब दिलवाया तो उसे होश में आना पड़ा। मैं दोबारा आऊंगा। सिगरेट अपने बूट तले दबाते हुए उससे ऐलान किया। यहाँ आकर हमेशा की तरह उसकी बेचैनी बढ़ गई थी और अब उसे सुकून चाहिए था। कई लम्हे वहाँ खड़े रहकर वो हवाएं अपने चेहरे से टकराते हुए महसूस करता रहा। फिर जैसे आया था वैसे ही पलट गया। यहाँ से पलट जाना आज भी उतना मुश्किल था जितना 4 साल पहले। वो यादें दफन करता था और वो किसी ताबूत से निकलती नाफरमान लाश की तरह बाहर आ जाती थी। ड्रौनी, खौफनाक यादें। वक्त कई बार बस गुजर जाता है, जख्म भरने के लिए नहीं रुकता। उसके जख्म भी नहीं भरे थे, बस 4 साल गुजर गए थे। ये सरासर ज्यादती है वैसे। किचन में खड़े खड़े वो चिल्ला रहा था। आसपास बर्तन मसाले के डब्बे बिखरे हुए थे। मैं जल्दी घर इसलिए नहीं आता कि तुम अपना खाना भी मुझसे गर्म करवाओ, और तुमने ये सामान भी यहीं रखा हुआ है। वो किचन में बिखरे सामान को देखकर खौफसदा हुआ। वरेआम बेग हाथ में खाने की ट्रे लिए खफा खफा चेहरे
के साथ बाहर आया था। गुजरे वक्तों में वो ज़्यादा बदला नहीं था, बस जुबान मज़ीद जौहर दिखाने लगी थी। बस कामयाबियाँ कहीं मिली थीं, बस ज़िंदगी में खुशी का इज़ाफ़ा हुआ था। जाली पुलिस अफ़सर, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारी इसी ख़ासियत की बिना पर मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भरी थी। वो घर के सादा जोड़े में बाहर आते हुए हाथों से बाल पीछे करके जूड़ा बना रही थी। शादी की शराइत कुछ मुझसे भी सुन लो। उससे खाना मेज़ के ऊपर रखा, फिर शेसल के लिए कुर्सी खींची। तुमने कहा था तुम शादी के बाद काम नहीं करोगी, लेकिन फिर अचानक से सीनियर की दी हुई ऑफर पे हाँ कर दी। शर्तों की बात तो ना ही करो तुम। पहले की शर्त में झूठी निकली हो। शेसल ने तासुब से सर दाएं बाएं हिलाया। कौन सी शर्तें? कहाँ की शर्तें? मैंने तुम्हें देखा और मैं राजी होगी निकाह पढ़वाने पे। तुम जैसा चिकना आदमी कहाँ मिलना था? परियाम ने घूर कर उसे देखा। हाँ, अलबत्ता होंठों के किनारे मुस्कुराहट में ढल गए थे। तेज तेज चलते हाथों की रफ्तार में वाज़ेह तौर पे कमी आई थी। आह, वो शर्मा रहा था। अब वहाँ खड़े खड़े शर्माओगे या फिर ये रोटी का बॉक्स यहाँ लेकर आओगे सरताज? उससे एक बार फिर मीठी आवाज़ से पुकारा। परियाम चौंका, अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप को देखा, फिर सर झटका। लैपटॉप मेज पे रखा। तुम फ्लर्ट ऐसे करती हो जैसे शोहर तुम और मैं बीवी। आप मेरे सर के साई हैं, आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? ये लेम था। रोटी निकालते परियाम ने ऐलान किया। इसे छोड़ो, तुम तो हास हो ना। ये उससे भी ज्यादा लेम था। अच्छा, लेकिन तुम तो शर्मा रहे हो। वो महसूस हुई। परियाम ने चेहरा उठाकर उसे देखा, थोड़ी देर देखता ही रहा, फिर हंस दिया। शेजुल उसके साथ मुस्कुराई थी। वह आंखों पे हाथ रखे महसूस अंदाज में हंस रहा था। शायद उसके कहने के मुताबिक वो वाकई शर्माया था। तुम हर दिन मुझे ये समझाती हो कि तुमसे शादी करके मैंने कितना अच्छा फैसला किया। वो निवाला लेते हुए उसे सराह रहा था। लेकिन तुम जरा ख्याल रखा करो। इतना काम करती हो, खामखा खुद को थका रही हो। जब तुम्हें जॉब छोड़नी थी तो दोबारा क्यों सरदर्द पाड़ लिया? 3 साल पहले जीनिया, सेगम और शेसल ने साथ मिलकर मिशाल की बुनियाद रखी थी। एक ऐसी एनजीओ जो पसमानदा से पसमानदा इलाकों में स्कूल और अकेडमीज बनाती थी। मिशाल में मुल्क के लाखों अमरा का पैसा था। अव्वल तो जीनिया इस मामले में किसी पे यकीन न कर सकी और ये काम दवालत का शिकार होता गया। और 3 साल पहले उसे सेगम का ख्याल आया था, जो उसी के जैसे पसवंदा इलाके से आया था, उसी के जैसे मसाइल देखे थे। उसने काम यूँ संभाला था जैसे वो इसी के लिए पैदा हुआ हो। मुल्की और गैर मुल्की काबिल टीम के साथ मिलकर काम बढ़ाता और फैलाता चला गया। और आज कितने ही गांव और कस्बों में मिशाल ने इल्म की मिशाल जलाई थी। इस काम में शेज़ल बॉस थी और हकीकत ये थी कि पिछली जॉब से ज़्यादा पैसा था। सो वो इस काम में ज़्यादा खुश थी, यानी वो ज़्यादा पैसे से खुश थी। मैं वाकई काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर बैठकर क्या करूं? न सास है, न नंद, न जेठानी। देवर मेरे अल्लाह मियाँ की गाय हैं। किससे लड़ूं? किसको आपस में लड़वाऊं? अपने अंदर के इब्लीस को एक्टिवेट करने के लिए ये करना पड़ता है। वरिया ने तासुब से नफ़ी में सा हिलाया। तुम मेरे घर में इन खतरनाक अजाइम के साथ दाखिल हुई थी। अज़ाइम? कौन से अज़ाइम? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में चली आई। परवीन शाकर की कुछ लगती, चुप कर जाओ। वो हंसकर बोला। शेज़ल के फ्लर्ट स्किल्स से वो यूं ही हंस पड़ता था। और जिस दिन वो ये ना करती, उस दिन वो उसका चेकअप करवाने का ज़रूर सोचता। मैं ये कह रहा हूँ कि ख्याल रखो। अपना नहीं तो आने वाले मेरे मासूम बच्चे का ख्याल कर लो। कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले लो, कहीं घूमने चलते हैं। इस मामले में अगर वो फिक्रमंद था तो बनता भी था। शादी के बाद उसके यहाँ 2 मिसकैरेज हुए थे और दोनों दफ़ा शेज़ल की जो हालत हुई थी, परियाम से संभालना मुश्किल हो गया था। वो उससे कुछ नहीं कहता था। बच्चे शेज़ल का अपना शौक और ख्वाहिश थे। मैं अगले महीने से वैसे ही छुट्टी पे हूँ, उससे इत्तला दी। और इस बार सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उससे लब बड़बड़ाया। तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? वो खाना छोड़ इश्तियाक से आगे को हुई। परियाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। बेटी, बल्कि बेटियां, 4-5 बेटियां। अपने सड़े हुए भाइयों की शक्लें देख देख कर थक गया हूं मैं। मुझे देख लिया करो ना। आजकल तुम भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं लगती। शेज़ल जवाबन सुलग कर कुछ कह रही थी। परियाम मुस्कुराहट दबा रहा था। दुरुस्त वक्त पे गलत आदमी को छोड़कर उसे दुरुस्त फैसला लिया था। हर गुजरता दिन उसके कान में यही सरगोशी करता था। लेकिन ये सही आदमी भी किसी दिन उसी के हाथों ज़ाया होने वाला था।